लंदन की पुरसकून सड़कों पर बेखौफ घूमते हुए ये कशिश दिल में ज़रूर जागती है और ये ख्वाहिश ज़रूर पैदा होती है कि ऐसे ही पुरअमन शहर हमारे भी हों, मगर ऐसा अगले 20 साल तक शायद मुमकिन नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की 65 साल तारीख़ में नाज़रीन बहुत से हुक्मरान आए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए और आवाम को बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, लेकिन मुल्क हमेशा नीचे ही जाता गया और हुक्मरानों के दावे बाद अज़ां सिर्फ दावे ही साबित हुए। आज भी आप अपनी टीवी स्क्रीनों पे यकीनन ऐसे बहुत से हुक्मरान देखते हैं जो दो दो दफ़ा इस मुल्क की हुक्मरानी कर चुके हैं और वो आज भी कहते हैं कि तब्दीली सिर्फ इस मुल्क में वो ही ला सकते हैं। मगर पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर 30 अक्टूबर के बाद एक नई जमात उभर कर सामने आई जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज अगर आप गैर मुल्की और मुल्की सर्वे उठा के देख लें तो आपको इमरान खान यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मकबूलियत जो है वो हर रोज़ बढ़ती हुई नज़र आएगी। मगर मकबूलियत का बढ़ना मुल्क के लिए काफ़ी नहीं। क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास कोई ऐसा प्लान है जिसके ज़रिए वो इस मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे? क्या 23 अक्टूबर के बाद तहरीक इंसाफ वाकई बहुत सारे अंदरूनी चैलेंजेस का शिकार है? क्या तहरीक इंसाफ के पास फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए, फ़ॉरेन अफेयर्स को डील करने के लिए कोई जामे प्लान मौजूद है? यही हमारा आज के प्रोग्राम का टॉपिक है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जनाब आरिफ अलवी साहब। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और ये हमारे सजाद भाई हैं, सजाद से बात करेंगे कि आप ये कंटिन्यू करिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, व्हाट अ प्लेजर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ मैं A4U में। डॉक्टर साहब कुछ बातें आपसे जो करनी है हमने वो PTI की इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से भी, पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात चल रहे हैं आजकल, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होगी अगर आप पावर में आते हैं। तो मुझे ये बताइए कि डॉक्टर साहब 30 अक्टूबर के बाद PTI की ग्रोथ जो है वो एक नया चेहरा देखने में सामने आया, लेकिन उसके बाद हम देखते गए कि कुछ मीडिया आपको इग्नोर कर रहा था, कुछ मीडिया आपसे कंप्लेंट्स कर रहा था, सोशल मीडिया पे जो बिहेव हो रहा था। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या फैक्टर्स है? क्या PTI खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि एकदम इतनी एक्सपैंड हो जाएगी, तो तैयारी नहीं थी, या सम अदर फैक्टर्स वर इन्वॉल्व? नहीं, PTI वाज वेरी मच अवेयर कि हमारा फिनोमिनन बढ़ रहा है। अच्छा, और मैं मिसाल देता हूँ लोगों को कि उससे लाहौर के जलसे से 3, 4 या 5 महीने पहले मैंने एक मज़मून लिखा था अखबार में जो एक्सप्रेस ट्राइब्यून में छपा था, फ्रॉम जुल्फ़िकार अली भुट्टो टू कप्तान। उसके अंदर मैंने लिखा था कि लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़ी चेंज आ रही है। एंड दिस वाज क्वाइट अ फ्यू मंथ्स बिफोर 30 अक्टूबर। अच्छा, बट इवन देन देखो ना, यानी हम बड़े बड़े जलसे करते हुए आ रहे थे, बट लाहौर वॉज अ डिफरेंट थिंग, जैसे कराची वॉज डिफरेंट। 3 बड़े जलसे हैं जो बड़ी यूनिक हैं, एक लाहौर, एक कराची और एक कोयटा। अच्छा, हर एक की सिग्निफिकेंस अलग है। लाहौर की सिग्निफिकेंस अलग है, कराची की सिग्निफिकेंस ये कि वी ब्रॉट एवरीबडी आउट। कराची जिस खौफज़दा शहर है ना, उसके अंदर हमने एक पीस का मैसेज दिया, सब लोगों को निकाला, लाखों आदमी वहाँ पर आए। इट्स वाज ह्यूज। हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना बड़ा था, क्योंकि सारी सड़कें बाहर सब जैम थी, 1-1 मील 2-2 मील तक लोग पैदल चल रहे थे जब जलसा ख़त्म भी हो गया। अच्छा, कोयटा वाज पाकिस्तान का जलसा, यानी पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट बलूचिस्तान का दोबारा यानी नज़र आया है। जो लोग जलसे ही नहीं कर रहे थे बलूचिस्तान में, दूसरी पार्टी जा रही नहीं, वापस आ रही नहीं, वो खौफज़दा एनवायरनमेंट थी वहाँ की, खौफज़दा। तो बलूचिस्तान, ये 3 बड़े सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है ना। और सिग्निफिकेंट यानी बलूचिस्तान, कराची, लाहौर वाज अ PTI जलसा, PTI एट इट्स पीक। कराची हैड अ डिफरेंट कॉनोटेशन, बलूचिस्तान वाज फॉर पाकिस्तान, ठीक है ना। अच्छा, अब जो 30 अक्टूबर को हम जब पीक पर पहुंचे तो हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ा। यानी हम तो तैयार थे, हमें तो मालूम था कि क्या हो रहा है, मगर जो लोगों ने पार्टी को ज्वाइन करना शुरू किया। अच्छा देखो, होता यह है कि पहले पता तो चले ना कि बस जा रही है कहीं। अगर आपको ये मालूम है कि बस में लोग ही नहीं है, जाएगी नहीं, तो लोग टिकट भी नहीं ख़रीदते। मगर 30 अक्टूबर को बहुत सारे लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, ये बस जो है यही पहुंचेगी मंजिल मकसूद पर। तो लिहाजा बहुत सारे अच्छे लोग जो बाहर बैठकर तमाशा देख रहे थे ना, दे जम्प्ड इन हैं। अच्छा, उसमें PTI पर प्रेशर ये पड़ा कि हमारा बचपन तो छोटा था,
اس میں gallons and gallons of water آیا اس میں آ گیا. ہے نا. تو we went through those pangs and adjustments. But let me interrupt you here, ڈاکٹر صاحب, کہ ڈو یو تھنک ناؤ کہ اب تو کافی سارے میرے خیال میں منتھس بھی گزر چکے ہیں, کیا آپ نے ریکور کر لی ہے وہ جو اچانک سے گیلنز آ گئے تھے, اب آپ نے اتنی جگہ بنا لی کہ اب پی ٹی آئی کے اندر؟ نہیں, ہم ریکور کر ہی رہے ہیں. وی آر امپروونگ ڈے بائی ڈے. ہمارے یہاں وی وینٹ ان ٹو دی الیکشن موڈ, پارٹی ود ان پارٹی الیکشن موڈ پہ ہم گئے, صرف اس لیے کہ ہم اس ایشو کو سالو تو کریں. یو سی, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک نیچرل فینامنن ہے گھر کے اندر ہوتا ہے نا کہ اب نیا آدمی آ گیا تو پرانا جو ہوتا ہے کہتا ہے یار میری امپورٹنس کب نہ ہو جائے. یہ انسانی فطرت کے ساتھ اس بات کا تعلق ہے. اب جتنا کہیں دل بڑا کر لو, اس کے باوجود یو ہیو ٹو چینج اسٹرکچرز ٹو اکوموڈیٹ پیپل. تو ہم نے خان صاحب نے, ڈو یو نو دیٹ مسٹر عمران خان پہلے آدمی تھے جنہوں نے نیوٹرل امپائرنگ کروائی. جی ہیں, مطلب آئی سی سی نے نہیں کی. پاکستان انڈر عمران خان واز دا فرسٹ پیپل. شاید ویسٹ انڈیز کا ٹور آیا کیونکہ لوگ آتے تھے ٹور کرتے تھے, وہ کہتے تھے امپائرنگ اتنی خراب ہے کہ ہم نہیں جائیں گے. تو خان صاحب واز دا فرسٹ پرسن ہو براٹ نیوٹرل امپائرز, ناٹ تھرو آئی سی سی بٹ تھرو دی اون انیشیٹو. تو ہم نے پارٹی کے اندر بھی وہی کیا کہ ہم سب کو برابر کر کے وی وینٹ انٹو دی الیکشن موڈ. اٹس اے ویری ہیوج موڈ. 30 لاکھ آدمیوں میں الیکشن کرانا بہت بڑا کام ہے. تو آپ کی ویسے ممبرشپ اب کہاں تک پہنچ چکی ہے؟ ایک وقت میں یہ میرا خیال ہے دیکھیے 16 لاکھ 17 لاکھ تو ہماری ٹیلی فونس پر ہو گئی 8002 پر. 8002 اچھا, اب جو ریئل ممبرشپ گراؤنڈ سے آئی ہے, اور ریئل نہیں, جو گراؤنڈ سے ممبرشپ آئی ہے, تو ہم ایسٹیمیٹ ہی کر رہے ہیں ابھی, بٹ وی تھنک اٹ میں ایون کراس 30 lakhs, اٹ میں ایون گو ٹو 40 or 50 lakhs. اچھا, جب اگر 40-50 لاکھ کے آپ کے ممبر ہو گئے, آپ کو معلوم ہے ٹوٹل ووٹنگ پاکستان میں 1.5-2 کروڑ کی ہوتی ہے. You won the elections in your PTI itself. Let me come to the other aspect. ڈاکٹر صاحب, آپ کا اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ ایکسپیرینس پی ٹی آئی, مائی سیلف, پروفیشنل لوگ بہت زیادہ ہیں, اسٹوڈنٹس کی ایک اکثریت جو وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے, لیکن باوجود اس کے کہ پروفیشنل زیادہ ہیں, اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں, میڈیا میں آئے دن کمپلینز آتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بیہیو کرتے ہیں, کچھ اچھا بیہیو نہیں کرتے. اگر آپ جماعت اسلامی کے آپ ویسے بہت قریب ہے, ابھی خان صاحب کی پچھلے دنوں میں ایک پریس کانفرنس بھی آئی تھی ان کے ساتھ, اگر آپ ان کا ایک ماڈل فالو کریں, ان کے کنونشن ہوتے ہیں تقریباً ایوری ایئر جس میں ممبرس کو ٹرین کیا جاتا ہے ایک پورے ضابطہ اخلاق کے تحت, ڈونٹ یو تھنک دیٹ پی ٹی آئی مسٹ بی انٹروڈیوسنگ؟ کرنا چاہیے, مگر ایک چیز ذہن میں رکھنا, ہزاروں اور لاکھوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. پورے پاکستان کا کلچر بدلنے میں ٹائم لگے گا. وی آر ناٹ سوشل ریفارمرز, کیپ دیٹ ان مائنڈ, وی آر پولیٹیکل ریفارمرز ہیں. ہم لوگوں کو اچھے بیہیویئر کی طرف گائیڈ کر سکتے ہیں, مگر ہم تربیت نہیں کر سکتے, کیونکہ جو لاکھوں کی جو پارٹی ہوتی ہے اس میں تربیت نیچے تک کرنا بھی بڑا مشکل ہے. یو لیڈ بائی ایگزامپل. خان صاحب از اے کرٹیس پرسن, ساری لیڈرشپ کرٹیس ہے, مگر سوشل میڈیا پر جیسے آپ نے شروع میں کہا جی سوشل میڈیا پر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, سوشل میڈیا ایک آزاد, لوگ سوشل میڈیا کا کنسیپٹ سمجھ نہیں پا رہے ابھی تک, کیونکہ پاکستان کے اندر یہ فینامنن آیا ہے اب ہیں. میں جانتا ہوں سوشل میڈیا کو, سوشل میڈیا آزاد ہوتا ہے. سوشل میڈیا میں جو مرضی آئے لوگ لکھتے ہیں, ایک پردے کے پیچھے ہوتے ہیں, جو مرضی آئے لکھتے ہیں. میں تو آپ کو یہ کہوں کہ پارٹی کی اپنی لیڈرشپ کی اگر ای میلز کبھی کبھی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نا, تو وہ ای میلز بھی بڑی تکلیف دہ بن جاتی ہیں, اور وہ ایک آسان کام ہو گیا نا کہ بٹن دبایا 500 آدمیوں کو بھیج دیا ہے. تو سوشل میڈیا کو پاکستان ابھی سمجھ نہیں رہا. سوشل میڈیا کے اندر نوجوان زیادہ ہے, فرسٹریٹڈ نوجوان ہیں, اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ شکر کریں کہ وہ نوجوان ہتھیار اٹھائے ہوئے نہیں ہیں, وہ اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ سوشل میڈیا میں نکال رہا ہے. مگر ہم بار بار انکریج کرتے ہیں کہ زبان اچھی استعمال کرو, بٹ کیپ ان مائنڈ ہم ان کے گھروں کی تربیتیں جو بھی ہیں جیسی بھی ہیں, ان کی زبان جو ہے جو فرسٹریشن کی زبان ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ پاکستان میں کسی ایسے فرسٹریٹڈ موب کے آگے کھڑے ہو جائیں تو آپ کی گاڑی بھی توڑ دیں گے. آپ جتنا ان کو کہتے ہیں امن کرو اور امن اور چین کے ساتھ رہو, یہ وہ نہیں, دا موب اور لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے. تو پی ٹی آئی سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے سمپتھائزر, پی ٹی آئی ڈس اون کرتی ہے واٹ ایور ہیپنس آن سوشل میڈیا, نہیں پی ٹی آئی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ڈس اون تو ہم جب مگر اگر کوئی آدمی پی ٹی آئی کا کہیں گالم گلوچ کر رہا ہے تو ہم اس سے الگ ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں اس بات سے. مگر ہم یہ اس کو نہیں کہہ رہے کہ یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, پی ٹی آئی کا سمپتھائزر ہو سکتا ہے, فرسٹریٹڈ ہے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, آفیشیل نہیں ہے, آفیشیل so we don't take نو آفیشیل نار وی ڈسکریج دیٹ.
you discourage that? मेरे तो बहुत सारे ट्वीट्स और मेरा पीटीआई वेबसाइट पर मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि भाई कर्टिसी से बात करो। जर्नलिस्ट के साथ खफा हो जाते हैं जो कॉलम निगार हैं, कॉलम निगार भी खफा हैं कि जी पीटीआई ये कर रही है, पीटीआई वो कर रही है, मगर बाज़ कॉलम निगारों के अगर आप ट्वीट्स देखें तो पीटीआई तो कुछ भी नहीं कह रहा। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मगर ये कि वो, मैं आपको बता देता हूँ, अभी पिछले दिनों एक जर्नल, मैं नाम नहीं लूँगा, एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया हुआ था, उसमें कॉपी किया हुआ था एक और मेंबर के ट्वीट को, एंड आई पर्सनली नो दैट कि उसने किसके ट्वीट को कॉपी किया हुआ था, बट ही मिस इंटरप्रेटेड कि ये आरिफ अलवी साहब इस नाम से ट्वीट कर रहे हैं। आई नो दैट पर्सन हु वाज एक्चुअली डूइंग इट, सो आई नो सर्टेन पीपल एज वेल। तो अभी ये समझे नहीं, हमारे कॉलमनिस्ट भी सोशल मीडिया को नहीं समझा, पाकिस्तान भी नहीं समझा। जो ये गुफ्तगू हो रही है ये इस वजह से हो रही है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट सोशल मीडिया इज़ लाइक। हम आपको एक बात मिसाल दे दूँ, हमारा पीटीआई वेबसाइट के अंदर जब हमने ब्लॉग्स को ओपन रखा हुआ था तो उसके अंदर इतना क्रिटिसिज्म, उसके अंदर भी गंदी गंदी बातें आ जाती थी, जो लोग फ्रस्ट्रेट होते थे ना। हाँ, लोग फ्रस्ट्रेट होकर कह देते हैं भाई आप अगर पाकिस्तान में किसी कैफ़े के अंदर बैठे ना तो गालियों के साथ लोग बात करते हैं, जिसको बुरा भी नहीं कभी कभी समझा जाता, वही चीज़ वो ब्लॉग के अंदर लिख देते थे। तो हमने फिर वहाँ फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर लगाने का मतलब ये हुआ कि वो ऑफिशियल मीडियम था तो फ़िल्टर लगाना ज़रूरी था, मगर उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। तो ट्वीट और सोशल मीडिया इज़ एन आज़ाद फिनोमिनन, so we have nothing to do with that, but we would like our people to be more polite to journalists और argument से जीतें बात को, ना कि बुरा भला कह कर जीतें। राइट, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया है। ये जो सोशल मीडिया की वजह से तहरीक इंसाफ के ऊपर जो तनकीद होती है, कुछ एंकर्स की वजह से, कुछ कॉलम निगारों की वजह से और कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से, डॉक्टर साहब से बात करेंगे हम पाकिस्तान की इंटरनल मैटर्स को जो है वो राय रास्त पे लाने के लिए इनकी पॉलिसी क्या है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड। राइट, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए जो वहाँ पर दहशत गर्दी है और इसके अलावा जो मजहबी तफरीक है, सियासी तफरीक है, जो कौमियत की बुनियाद पे तफरीक है, उसको सॉल्व करने के लिए इनके पास क्या पॉलिसी है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जब आप कराची में जाएं तो वहाँ पे भी आग लगी हुई है, वहाँ पर मुहाजिर हैं और सिंधी हैं, पठान हैं, एक आग वहाँ पे लगी हुई है। आप हज़ारा चले जाएं तो वहाँ पर भी अब जब से ये खैबर पख्तूनख्वा एक सूबा बना तो वहाँ पर भी एक नई आग ने जन्म लिया है। आप कोयटा जाएँ तो आपको वहाँ पर यही मिलता है। पंजाब में शायद निस्बतन कम मिलता है, लेकिन पंजाब में आपको पता है और बहुत सारी बीमारियाँ। सो हाउ डू यू थिंक कि पीटीआई जो है वो अगर नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट में आ जाती है, इलेक्शन जो इस साल के एंड में हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, हो सकता है अगले साल शुरू में ही हो जाए, पीटीआई कम्स इनटू द गवर्नमेंट, इज पीटीआई रेडी टू resolve all those matters? PTI is ready. ज़ाहिर है any party who comes in would be ready, but whether it will be able to do it is a different question. बाकी सारी जमातें तो पावर में हैं। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और कोलिशन के अंदर MQM है, ANP है, JUI है, पीपल्स पार्टी है। तो सारी पार्टियाँ जो स्पेक्ट्रम में हैं वो गवर्नमेंट में सिर्फ PTI बाहर है, जमात इस्लामी बाहर है, मगर बड़ी पार्टियों में सिर्फ PTI बाहर। अच्छा, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कराची में क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर ये सीरियस होते तो कराची का मसला हल कर सकते थे। भाई जो स्टेक होल्डर्स अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि कराची में है, पीपल्स पार्टी क्लेम, MQM क्लेम कर रही है, गवर्नमेंट में है, 20-20 साल से गवर्नमेंट में है। कराची तो सिंध जो है वो तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है ना हमेशा, हर अंदाज से। तो देयर इज समथिंग बिग विच इज़ हैपनिंग जिसको सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोक सकती है। अच्छा, और हम जब कराची गए ना तो हमने ये कहा कि हम अमन का पैगाम लाएं, तो कराची की दहशत गर्दी वहाँ पर रखें। फिर एक शिया सुन्नी दहशत गर्दी हो रही है ना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। शिया सुन्नी खुद नहीं लड़ रहा, आपस में लड़वाया जा रहा है ना, और उसमें कौन कौन जिम्मेदार है, इसको भी विद एन आयरन हैंड इस मामले को हल करना चाहिए। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये अंदर ये तफरीक शिया सुन्नी की जाए। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि तालिबान के नाम पर जो ये अफ़गानिस्तान की जंग है उसका हमारे ऊपर रेमनेंट आया हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इशू है, और मैं यूके आया हूँ और पार्लियामेंटेरियन से यहाँ मिला हूँ, आज भी मिला हूँ, मेरे ख्याल से 10-15 MP से मिला हूँ, और मैंने उनसे ये कहा कि भाई एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है तुम्हारी। तो इनकी ये भी कंफ्यूज है, इनकी एग्जिट स्ट्रैटेजी कोई नहीं है। इन्होंने ये कहा कि जनाब हम अफगान
फोर्सेस जो है एग्जिट स्ट्रेटजी होती तो निकल चुके होते हैं। नहीं अभी और है भी नहीं। ये मुझे सुबह से ये कह रहे थे हर मीटिंग के अंदर, ये कहा कि अफगान जो फोर्सेस हैं उनको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई तुम निकलोगे तो तुम इस गवर्नमेंट को रोक नहीं सकते, तुम हाथों को मजबूत कर रहे हो, सर तो दूसरा हो जाएगा, जब सर दूसरा हो जाएगा तो सारी फोर्सेस उधर चली जाएंगी। तुम क्या चाहते हो अफगानिस्तान में, तुम रहना चाहते हो तो क्यों रहना चाहते हो? उन्होंने कहा जी वहाँ पर राइट्स ऑफ वुमेन के एतबार से और सोशल राइट्स के एतबार से हम चाहते हैं कि हो। तो मैंने कहा तुम कौन हो चाहने वाले? इसी वो सोसाइटी इवॉल्व करेगी। आपके प्रेस्क्रिप्शन जमहूरियत का और आपका प्रेस्क्रिप्शन के माशरा ऐसा होना चाहिए, वोंट वर्क। तो लिहाजा मैं तो आज सुबह से यही चैलेंज कर रहा था बार बार कि तुम्हारे पास मैं कहा मजाकन मैंने एक को कहा कि जब तुम्हारी एग्जिट स्ट्रेटजी बन जाए ना तो मुझे फ़ोन करके बता देना। वो नेक्स्ट ईयर वो पाकिस्तान से निकल जाएंगे। अब निकल जाएंगे मगर चाहते ही हैं नहीं, मगर चाहते ये हैं कि हमारी फोर्सेस वहाँ पर स्केलेटन तौर पर रहें। मैंने कहा यार तुम आज अपने काबुल के अलावा तो कहीं कुछ कर नहीं सकते, तुम निकलोगे। अभी 1 लाख फौजी हैं जितने भी हैं, अभी आप सिर्फ काबुल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप 50,000 पर आ जाइए, आप काबुल को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। But they don't know that. What you're talking about is, I'll ask you the policy if you come into power. Now, power में आने के लिए आपको obviously elections लड़ने पड़ेंगे और उम्मीद है कि इस दफ़ा PTI बाइकआउट नहीं करने जा रही। I think so कि लिस्टों का और सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे। कोई क्लियर नहीं हुए मगर बाइकआउट लेकिन हो जाएंगे, I think so, I hope. But you're not going to boycott even if it doesn't. मुझे ये बताइए कि इलेक्शंस के लिए पाकिस्तान में आपको कन्वेंशनल जो पॉलिटिक्स है वहाँ की आपको पता है वहाँ का। अब आपके साथ एक यकीनन एक एजुकेटेड क्लास चल रही है, आपके साथ एक प्रोफेशनल क्लास चल रही है। ज़्यादा आपके मेरे ख्याल में वोट भी वही निकालने आएंगे जो अक्सर वोट डालते ही नहीं हैं, और बहुत सारी दूसरी पार्टी के भी वो वोटर्स टूट के आए हैं। ये जो दहशत गर्दी की सियासत है, जब मैं वोट डालने के लिए जाता हूँ एक पोलिंग बूथ के अंदर, तो वहाँ पे एक पार्टी के अगर 2-4 गनमैन बाहर खड़े होते हैं, हाउ यू गोना डील विद दैट? कराची नोज इट लॉट, मैं कराची का शहरी हूँ, तो कराची में यही होता है। तो लिहाजा हमने सुप्रीम कोर्ट में 2-3 बातें रखी थी, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, मगर एक बात उसमें ये रखी थी कि सैंक्टिटी ऑफ द बैलेट जो है ना वो प्रिजर्व होना चाहिए। एक दूसरे ये कि वोटिंग के स्टेशन के अंदर आदमी सिक्योर हो, बाहर ना भी हो, अंदर सिक्योर हो। तो हमने ये सजेस्ट किया था कि फ़ौज की प्रेजेंस अंदर ज़रूरी है, बाहर नहीं, अंदर ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल तो ये वर्डिक्ट दे दिया है कि भाई अगर सिविलियन अथॉरिटी बुलाएगी तो जाएगी। सिविलियन अथॉरिटी क्यों बुलाएगी? सिविलियन अथॉरिटी के तो मज़े, PMLN और PBP मिलकर अभी इलेक्शन कमिश्नर तय कर लेंगे, हैं आपस में मिल बांट कर खाएंगे, हैं, और दोनों का इंटेंट ये होगा कि PTI को कमज़ोर करना है। एक फ्यूचर अनरिटन अलायंस मैं समझता हूँ कि PML और PTI का वो PMLN और PBP का इस अंडरस्टैंडिंग में होने वाला है। मगर हमने ये होने वो हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि वो हो चुका है जो नैब के केसेस के बारे में जो स्टेटमेंट बिल्कुल हो चुका है। भाई एक दूसरे यू रब माई बैक आई रब योर बैक, रहमान मलिक ये दावा करते रहे कि मेरे पास इतना सबूत है इनके करप्शन का, और फिर कहते मैं निकालूंगा नहीं। क्यों? कोई अंडरस्टैंडिंग तो होगी। और मैं आपको बता दूं इन पार्टीज़ के स्ट्रिंग्स जो है ना वो बाहर भी हैं, हम अल्लाह के फजल से विदाउट स्ट्रिंग। डॉक्टर साहब, जब मैंने आज सुबह फेसबुक पे ये एडवर्टाइज किया था कि आई एम गोइंग टू आस्क यू a few questions for this interview, I also got a few questions from the people. पूछें। One question is that कि जितना आप पास में PMLQ और MQM के अगेंस्ट आप लोग वोकल थे, अब आपकी आवाज़ में वो ताकत नज़र नहीं आती। PMLN की तरफ गालिबन आपका झुकाव वो PPP से भी ज़्यादा PMLN की तरफ। जी बिल्कुल। क्यों है? क्यों है? क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमने एक नई बिसात डाली है। हम पॉपुलर हुए थे KPK में सबसे पहले, ठीक है ना, और हमने जब पंजाब को देखा, यानी KPK में, और मैं आपको बता रहा हूँ जब हमारी राइज हुई पॉपुलैरिटी की, KPK में